हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीरे स्टडी पॉइंट। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रीडिंग इंग्लिश फिक्शन इन इंग्लिश के बारे में। तो आज की ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है जिन भी स्टूडेंट्स ने इस सब्जेक्ट को चूज़ किया था। तो आज की इस वीडियो में हम इस पूरी बुक को कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं और उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अब इट डजेंट मैटर आप कौन से सेमेस्टर में हो, आज की ये वीडियो फर्स्ट से लेकर सिक्स सेमेस्टर यानी कि सारे के सारे सेमेस्टर्स के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपने किस भी सेमेस्टर में इस सब्जेक्ट को अगर चूज़ किया है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि इसके अंदर से जो क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में वो इसी पीडीएफ के अंदर से, इसी वीडियो के अंदर से आपको देखने को मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। सो आई रिक्वेस्ट यू वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और इसके जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसे अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। और इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने इस पीडीएफ के अंदर आपको हमारे यूट्यूब चैनल का होम पेज का लिंक प्रोवाइड किया है। जैसे आप इस लिंक पर क्लिक करते हो देन आपके सामने हमारी पुरानी, नई और आने वाली सारी की सारी वीडियोस का नोटिफिकेशंस भी मिलेगा। और इसके साथ ही मैंने आपको प्रोवाइड किया है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, जिससे कि एसओएल से रिलेटेड जो भी अपडेट आएगा वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। इसके अलावा भी अगर आपकी कोई क्वायरी है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं इसके सिलेबस के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि सिलेबस के अंदर टोटल आपको 3 यूनिट्स पढ़नी है। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि इसके अंदर बेसिकली आपको नॉवेल्स के बारे में पढ़ना है। और अगर आप देखोगे ये जो 3 यूनिट आपको दी गई है, इसमें जो यूनिट फर्स्ट है, इसमें जो ऑथर हैं जिसका नाम है E.M. फोस्टर, इन्होंने एक नॉवल लिखी थी जिसका नाम था आस्पेक्ट्स ऑफ द नॉवल। ठीक इसी तरीके से जो सेकंड यूनिट है उसमें जो नॉवल लिखा है वो बंकिम चंद्र चटर्जी ने नॉवल लिखा है जिसका नाम है आनंदमत। और इसके अलावा आज़ादी एक नॉवल है जिसे लिखा है चमन नहाल ने। तो ठीक इसी तरीके से ये तीनों की तीनों नॉवल है और इसी के बारे में आपको समझना है इस पूरी वीडियो के अंदर, इस पूरी बुक के अंदर। सो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा आपके सिलेबस के बारे में कि आपको सिलेबस के अंदर क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या क्या चीज़ें समझनी है। तो सिलेबस के बाद चलिए हम बात करते हैं इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आपका एग्जाम पैटर्न है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, पार्ट ए और पार्ट बी। चलिए एक एक करके इन दोनों ही पार्ट्स को थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। मैं आपको बता दूं कि पार्ट ए 30 मार्क्स का आता है और पार्ट बी 40 मार्क्स का आता है। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि पार्ट ए के अंदर आपको टोटल 3 क्वेश्चन दिए जाते हैं, और माफ़ी चाहूँगा टोटल आपको 4 क्वेश्चन दिए जाते हैं, जिनमें से आपको कोई भी 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। और इसके अंदर जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन होता है, जो आपका पहला क्वेश्चन होता है वो करना कंपलसरी होता है। और बाकी जो रिमेनिंग 3 क्वेश्चन बच गएंगे उनमें से आपको कोई 2 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट करने होते हैं। और इसमें हर एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का होता है। तो इसके बाद चलिए हम बात करते हैं पार्ट बी के बारे में, जो कि आपका 40 मार्क्स का आता है। इसमें आपको टोटल 6 क्वेश्चन दिए जाते हैं, जिनमें से आपको सिर्फ 4 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट करने होते हैं और हर एक क्वेश्चन 10 मार्क का होता है। अगर हम इसके टाइम ड्यूरेशन की बात करें और टोटल मार्क्स की बात करें, टोटल आपका 70 नंबर का ये पेपर आता है, जिसमें आपको 2 घंटा और 30 मिनट दिया जाता है उस पूरे क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए। तो इसके बाद चलिए हम बात करते हैं यूनिट बाय यूनिट, हर एक यूनिट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो कि आपको आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं यूनिट फर्स्ट के बारे में, जिसका नाम है आस्पेक्ट ऑफ द नोवेल, जिसे लिखा है E.M. फोस्टर ने। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, कुछ इस तरीके से आपके एग्जाम में अभी तक क्वेश्चन पूछे गए होंगे अलग अलग लैंग्वेज में आपको कंफ्यूज करने के लिए। लेकिन अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को पढ़ते हो तो आप एक कंक्लूजन पे पहुंचोगे कि इन सभी क्वेश्चंस में बेसिकली आपसे यही पूछा गया है कि आखिर नॉवल लिखने के वो कौन कौन से एस्पेक्ट्स होते हैं, वो कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं जो कि किसी भी नॉवल को एक एक्सट्रीमली अच्छी नॉवल बनाते हैं। यानी किस तरीके से अगर हम नॉवल लिखें और वो फेमस हो जाए, उसमें ऐसे कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, ऐसे कौन कौन से एस्पेक्ट्स होते हैं जो कि किसी भी नॉवल में होने चाहिए उस नॉवल को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। तो जो E.M. फोस्टर है उन्होंने इसी के बारे में अपने थॉट्स दिएंगे और इन्होंने टोटल 6 पॉइंट्स बताएंगे। जैसा कि आप देख सकते हो E.M. फोस्टर ने टोटल 6 पॉइंट्स बताएंगे कि नॉवल में आखिर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, कौन कौन से एलिमेंट होने चाहिए उस नॉवल को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। तो बेसिकली इस पूरे क्वेश्चन में यही पूछा गया है। अगर आप इन सभी क्वेश्चन को पढ़ते हो तो आप यही कंक्लूजन पे पहुंचोगे।
तो पूरे क्वेश्चन को डिटेल में पढ़ने से पहले चलिए इसका एक थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं कि आखिर नॉवल में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ई.एम. फोस्टर है उन्होंने बताया कि किसी भी नॉवल में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। इसमें जो पहला एस्पेक्ट आता है वो है द स्टोरी। उन्होंने बताया कि स्टोरी अच्छी होनी चाहिए। ठीक इसी तरीके से उन्होंने बताया करेक्टर्स के बारे में कि करेक्टर्स होने चाहिए उसके अंदर, और इसके करेक्टर्स के अंदर भी एक फ्लैट करेक्टर्स आते हैं और एक राउंड करेक्टर्स आते हैं। और मैं आपको बता दूं कि इससे भी आपके एग्जाम में सेपरेटली क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ ऊपर, ये देखिए यहाँ पर आपके एग्जाम में पूछा गया है कि जो फ्लैट करेक्टर है और जो राउंड करेक्टर है उनके बारे में आपको बताना है कि उन पर जो ई.एम. फोस्टर है उनके क्या आइडियाज़ थे, उनके क्या विचार थे, उसके बारे में बताइए। तो जैसे कि आप देख सकते हो, इनमें से किसी भी एक पॉइंट के ऊपर भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लेकिन आपको क्या करना है, आपको अगर आपके एग्जाम में इनमें से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको कुछ नहीं करना, ये सारा का सारा आंसर जो इसमें प्रोवाइड किया है मैंने, वो सारा का सारा आंसर ही आपको उसमें अपने एग्जाम में छाप के आ जाना है, जिससे कि आपका जो आंसर है वो लॉन्ग रहे। मैं आपको बता दूं कि अगर आप छोटा आंसर लिख के आते हो तो आपको कम मार्क्स मिलते हैं। आपको क्या करना है, ये पूरा का आपको इनमें से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, आपको बिना सोचे समझे जो हमने इसमें आंसर प्रोवाइड किया है एकदम एक्यूरेट आंसर है, आपको जस्ट ये आंसर अपने एग्जाम में छाप के आ जाना है। और मैं गारंटी देता हूँ आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स से पास होगे, ये मेरी गारंटी है। बस जो हमने आंसर प्रोवाइड किया है उसे अच्छे से समझ के पढ़ के जाइए और आप देखेंगे आप अपने एग्जाम में काफ़ी अच्छे मार्क्स से पास होंगे। क्योंकि आपके जो एग्ज़ाम है उसमें जनरली जो थीम होती है क्वेश्चन की वो सेम रहती है, बस उसी क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से घुमाया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हो, इसमें पूछा गया कि जो जे.एम. फोस्टर्स हैं उनको नोवेल के ऊपर क्या एनालिसिस है, यानी उसके बारे में बताइए। जो फैंटेसी है, अब देखिए जो फैंटेसी जो वर्ड है, फैंटेसी का मतलब होता है इमेजिनेशन। यानी कि जो जे.एम. फोस्टर है वो बताते हैं कि किसी भी नोवेल में थोड़ी सी इमेजिनेशन होनी चाहिए उस नोवेल को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। और देखिए इसके अंदर अगर आप देखोगे आंसर के अंदर यहाँ पर फैंटेसी के बारे में भी बताया गया है। यानी कि इनके जो पॉइंट्स हैं इनमें से किसी एक पॉइंट के ऊपर भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन आपको ये पूरा ही आंसर अपने एग्जाम में लिखना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। सो आई होप अब आपको ये जो क्वेश्चन है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इस क्वेश्चन के अंदर बेसिकली यही पूछा गया है कि नोवेल के अंदर आखिर ऐसे कौन कौन से एस्पेक्ट्स होने चाहिए, आखिर ऐसे कौन कौन से एलिमेंट्स होने चाहिए जो कि उस नोवेल को इंटरेस्टिंग बनाते हों। तो चलिए इसे थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। तो ई.एम. फोस्टर के नॉवल के ऊपर जो आइडियाज़ हैं उनको डिटेल में समझने से पहले चलिए हम जो बुक है एस्पेक्ट ऑफ द नॉवल, इसे थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं कि आखिर ये जो बुक है ये कब लिखी गई थी और क्यों लिखी गई थी। इसके बुक के अंदर आखिर ऐसे कौन से फीचर्स हैं जो कि नॉवल के बारे में बताते हैंगे। तो चलिए इसे थोड़ा सा और डिटेल में समझ लेते हैंगे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ई.एम. फोस्टर हैं उन्होंने ये जो बहुत इंपॉर्टेंट बुक लिखी है जिसका नाम है एस्पेक्ट ऑफ द नॉवल, इसे उन्होंने लिखा था 1927 में। और मैं आपको बता दूं कि ये जो बुक है ये एक्सप्लेन करती है कि आखिर नॉवल होती क्या है और आखिर ये काम कैसे करती है, इस चीज़ के बारे में इन्होंने अपने इस बुक में बताया है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो बुक है एस्पेक्ट ऑफ द नॉवल, ये नहीं बताती कि नॉवल की हिस्ट्री क्या है, बल्कि ये बुक बताती है कि आखिर जो सभी नॉवल्स हैं आखिर उनमें ऐसे कौन से मेन फीचर्स होते हैं जो कि हर एक नॉवल को एक इंटरेस्टिंग वे में बताते हैं, जिससे कि रीडर्स को पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। यानी कि इन्होंने बेसिकली क्या बताया, इन्होंने नॉवल की हिस्ट्री के बारे में नहीं बताया, बल्कि इन्होंने क्या बताया कि हर एक नॉवल में आखिर वो कौन से फीचर्स होते हैं जो कि उस नॉवल को इंटरेस्टिंग बनाते हैं, ख़ास बनाते हैं, उसके बारे में अपने इस बुक में बताया है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो नॉवल है ये दिखाती है कि आखिर किस तरीके से नॉवल को लिखा जाता है और कैसे जो रीडर्स हैं उन्हें उस नॉवल को ध्यान से पढ़ना चाहिए, केयरफुली रीड करना चाहिए, जिससे कि वो उन्हें और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगे। इन सारी चीज़ों के बारे में इसके अंदर बताया गया है। और इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो बुक है ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है लर्निंग के लिए, सीखने के लिए। यानी किस तरीके से आखिर हमें नॉवल को पढ़ना चाहिए और उसे समझना चाहिए, इस चीज़ के बारे में इसके अंदर बताया गया है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो बुक है ये काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली और कन्वर्सेशनल स्टाइल में लिखी गई है, यानी काफ़ी ज़्यादा कैजुअल वे में लिखी गई है। और इसके अलावा जो ई.एम. फोस्टर हैं इन्होंने एग्जाम्पल के साथ अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस किया है, अपने आइडियाज़ को बताया है। और उनका मानना क्या है, जो ई.एम. फोस्टर हैं उनका बिलीव है कि जो नॉवल है वो इंजॉयबल वे में लिखनी चाहिए, जिससे कि जो रीडर्स है उन्हें पढ़ने में और भी ज़्यादा मज़ा आए और भी ज़्यादा इंटरेस्ट आए।
तो ये तो मैंने आपको एस्पेक्ट ऑफ द नोवेल बुक के बारे में एक छोटा सा ओवरव्यू दिया था इस नोवेल के बारे में। माफ़ी चाहता हूँ, इस नोवेल के बारे में एक छोटा सा ओवरव्यू दिया था कि आखिर ई.एम. फोस्टर ने इसे कब लिखा और इस बुक के अंदर क्या-क्या चीज़ें बताई गई है, इस नोवेल के बारे में क्या-क्या चीज़ें बताई गई हैं। तो इसके बाद चलिए हम बात करते हैं इस बुक के मेन एस्पेक्ट्स के बारे में कि आखिर हर एक नोवेल के अंदर क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो जे.एम. फोस्टर ने ऐसी 6 चीज़ें बताई है जो कि हर एक नोवेल के अंदर होनी चाहिए उस नोवेल को और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। तो इसमें उन्होंने बतायागा सबसे पहले एक स्टोरी होनी चाहिए। तो देखिए मैं आपको बता दूँ कि ई.एम. फोस्टर का मानना है कि किसी भी नोवेल में जो स्टोरी है वो उसका बेस पार्ट होती है, यानी वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होती है। क्योंकि अगर स्टोरी नहीं होगी तो उस नोवेल में कुछ है ही नहीं। तो स्टोरी जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है नोवेल के अंदर, क्योंकि जो स्टोरी होती है वो रीडर्स के जो नेचुरल क्वेश्चन होती है उसके आंसर देती है। क्योंकि आप किसी भी स्टोरी को देखोगे तो उसमें आपको एक क्यूरियोसिटी होती है कि आखिर आगे क्या होने वाला हैगा। तो इसीलिए जो स्टोरी है वो किसी भी नोवेल का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता हैगा। अगर स्टोरी नहीं है तो उस नोवेल में कोई ख़ास चीज़ नहीं है, क्योंकि जो स्टोरी होती है वो रीडर्स का जो इंटरेस्ट होता है उसको बना के रखती हैगी। तो जो ई.एम. फोस्टर है वो क्या बताते हैं कि जो स्टोरी है वो किसी भी नोवेल की एक बैकबोन होती है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट होती है। तो इसके बाद चलिए हम बात करते हैं ई.एम. फोस्टर करैक्टर्स के बारे में क्या बताते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ई.एम. फोस्टर बताते हैं कि जो करैक्टर होते हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैंगे रीडर्स को एंगेज करने के लिए। और जो ई.एम. फोस्टर हैं उन्होंने इसके अंदर 2 टाइप्स के करैक्टर के बारे में बताया है। पहला है फ्लैट करैक्टर और दूसरा है राउंड करैक्टर। तो चलिए इन्हें थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं कि आखिर फ्लैट करैक्टर क्या होते हैंगे और राउंड करैक्टर क्या होते हैं। तो जो ई.एम. फोस्टर हैं वो क्या बताते हैं, जो फ्लैट करैक्टर होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल और अंडरस्टैंड होते हैंगे, क्योंकि उनके जो मेन क्वालिटी होती है वो या तो दयालु होते हैं, या तो ग्रीडी होते हैं, या तो लालची होते हैंगे। तो इस तरीके से फ्लैट करैक्टर होते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा सिंपल होते हैं, हमें देखते ही पहचान में आता है कि इसकी क्वालिटी क्या है। और जो फ्लैट करैक्टर होते हैं वो पूरे स्टोरी के अंदर पूरे स्टोरी में बदलते नहीं हैं, काफ़ी रेयर चांसेस होते हैं कि वो बदलते हैंगे। अदरवाइज़ उनका जो करैक्टर रहता है वो सेम ही रहता है। अगर वो लालची है तो एंड तक लालची ही रहते हैंगे, और वो अगर मूर्ख हैं तो एंड तक मूर्ख ही होते हैं। ज़्यादातर स्टोरी में बेसिकली यही होता हैगा। और इसके अलावा इन्होंने बताया गया है कि जो फ्लैट करैक्टर होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल होते हैंगे और इसीलिए इसे ईज़िली रिमेंबर किया जा सकता है। और जो फ्लैट करैक्टर होते हैं वो किसी भी नोवेल में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं अपना। अब जो ई.एम. फोस्टर हैं वही दूसरी तरफ राउंड करैक्टर के बारे में बताते हैं कि जो राउंड करैक्टर होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और रियलिस्टिक होते हैंगे। फ्लैट करैक्टर क्या होते हैं जो कि सिंपल और अंडरस्टैंडेबल होते हैंगे, वहीं दूसरी तरफ जो राउंड करैक्टर होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और रियलिस्टिक होते हैंगे, और इनके अंदर काफ़ी सारी क्वालिटीज़ देखने को मिलती है। जैसे राउंड करैक्टर्स कैन ग्रो, डेवलप एंड चेंज ड्यूरिंग दी स्टोरी, यानी कि स्टोरी के अंदर वो अपने स्ट्रेंथ को चेंज कर सकते हैं। वो पहले जैसे किसी स्टोरी में क्या होता है, कोई गरीब होता है लेकिन बाद में वो अमीर हो जाता है। तो कुछ इस तरीके से वो पूरी स्टोरी के अंदर खुद को चेंज कर लेते हैंगे। और जो करैक्टर्स होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा इमोशनल, जो इनके अंदर एक अलग ही क्वालिटी होती है जिसको देख के आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आता हैगा स्टोरी नोवेल को पढ़ने में। और तो और इन्हीं इमोशनल करैक्टर्स की वजह से जो रीडर्स हैं वो खुद को इस स्टोरी के अकॉर्डिंग कनेक्ट कर पाते हैंगे। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये जो राउंड करैक्टर होते हैंगे ये स्टोरी में एक की जो सबसे इम्पोर्टेंट करैक्टर होते हैं उसकी भूमिका निभाते हैंगे। और यही जो करैक्टर होते हैंगे, जो राउंड करैक्टर होते हैंगे, ये इस पूरी स्टोरी को एक मीनफुल और पावरफुल तरीके से इस पूरी स्टोरी को दिखाते हैंगे, जिससे कि हमें स्टोरी को पढ़ने में भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आता हैगा। तो इसके बाद चलिए हम बात करते हैं जो फ्रोस्टर्स हैं उनके इस पर क्या व्यू हैं। तो मैं आपको बता दूं कि फ्रोस्टर का मानना है कि जो किसी भी स्टोरी है उसमें बेसिकली दोनों ही करैक्टर का होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। उसमें फ्लैट करैक्टर भी होना चाहिए और राउंड करैक्टर भी होना चाहिए, तभी जो आपकी नॉवल है वो अच्छे से रीडर्स समझ पाएंगे और काफ़ी ज़्यादा एंगेजिंग और इंटरेस्टिंग नॉवल बनाई जा सकती है। तो उसके अंदर दोनों ही करैक्टर होना ज़रूरी है। तो इसके बाद चलिए हम बात करते हैं प्लॉट के बारे में। तो देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ई.एम. फोस्टर हैं उनका मानना है कि जो प्लॉट है वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसी भी नॉवल के अंदर।
और जो प्लॉट है वो हमें सिर्फ ये नहीं बताता कि आखिर आगे क्या होने वाला है, बल्कि वो ये बताता है कि आखिर जो चीज़ें हो रही है ये क्यों हो रही है, उसके पीछे का रीज़न बताती हैंगी। बेसिकली अगर सिंपल वर्ड्स में बताऊँ तो जो प्लॉट होता है किसी भी स्टोरी का, किसी भी नॉवल का, वो एक सस्पेंस क्रिएट करता हैगा, जिससे कि लोग इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैंगे उस स्टोरी से, उस नॉवल से। तो इसीलिए जो प्लॉट है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो प्लॉट है वो एक सिंपल सी स्टोरी को भी एक मीनिंगफुल स्टोरी में बदल देता है, एक इमोशनल स्टोरी में बदल देता है। जैसे कि आपने कई बार देखा होगा, आपको बहुत सारी आपने स्टोरी देखी होगी, आपने बहुत सारी नॉवेल्स पढ़ी होंगी, उसमें स्टार्टिंग में तो सारी चीज़ें नॉर्मल होती है, लेकिन धीरे धीरे जब सस्पेंस क्रिएट होता हैगा उसके बाद वो स्टोरी इतनी अच्छी लगती है आपको कि आप उसे दोबारा पढ़ने की चाहत रखते हो, आप उस स्टोरी को दोबारा पढ़ना चाहते हो। तो ठीक इसी तरीके से किसी भी नॉवल में, किसी भी स्टोरी में प्लॉट का होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है उस पूरी नॉवल को एक इंटरेस्टिंग वे में प्रेजेंट करने के लिए। तो ठीक इसी तरीके से अब नेक्स्ट आता है हमारा फैंटेसी। तो फैंटेसी का मतलब होता है बेसिकली इमेजिनेशन। तो जो ई.एम. फोस्टर हैं वो क्या बताते हैं कि अपनी जो बुक है, उन्होंने जो बुक लिखी थी एस्पेक्ट्स ऑफ द नॉवल, इसमें उन्होंने बताया है कि जो फैंटेसी है यानी जो इमेजिनेशन है वो भी एक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट एलिमेंट है नॉवल के लिए। क्योंकि अगर आपके नॉवल में इमेजिनेशन होगा जितना ज़्यादा, उतना ज़्यादा आपका जो नॉवल है वो रीडर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा, उन्हें पढ़ने में उन्हें एंगेज करेगा। तो ठीक इसीलिए जो फैंटेसी है यानी जो इमेजिनेशन है वो किसी भी नॉवल में, किसी भी नॉवल का एक इम्पोर्टेंट पार्ट माना जाता हैगा। तो नेक्स्ट है पैटर्न एंड रिदम। तो मैं आपको बता दूं कि जो फ्रोस्टर हैं उनका मानना है कि जो कोई भी स्टोरी है या फिर जो नॉवल है उसे एक पैटर्न में होना चाहिए, एक सीक्वेंस तरीके में होना चाहिए, तभी रीडर्स उसे अच्छे से समझ पाएंगे। क्योंकि आप देखते हो, अगर आप कोई भी फिल्म देखते हो, कोई भी स्टोरी देखते हो, तो उसे भी एक वेल्ड तरीके से एक स्ट्रक्चर वाइज बनाया जाता हैगा कि इसके बाद ये घटना होती है, इसके बाद ये होती है, तो एक सीक्वेंस में उस पूरी स्टोरी को आपको दिखाया जाता है, तभी आप उसे अच्छे से समझ पाओगे। अगर वो सीक्वेंस वाइज नहीं है तो उस स्टोरी में आपको कुछ समझ नहीं आएगा, और दूसरी बात वो आपको इंटरेस्टिंग भी नहीं लगेगी। तो इसीलिए जो नॉवल है उसे एक पैटर्न तरीके में यानी सीक्वेंस वाइज होना ज़रूरी है। तो नेक्स्ट है टाइम इन द नॉवल। तो इसके अंदर जो फ्रोस्टर हैं वो बताते हैं कि किस तरीके से जो राइटर्स होते हैं वो डिफरेंट टाइम को यूज़ करते हैं। जैसे पहले वो स्टोरी को कंटिन्यू चलाते हैं, उसके बाद फिर वो पुरानी बातें बताते हैंगे, पास्ट की बातें बताते हैं, और जो फ्यूचर में वो क्या करने वाले हैं उसमें करेक्टर्स, उन सारी चीज़ों के बारे में बताते हैंगे। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट माना जाता है किसी भी नॉवल के लिए। सो आई होप अब आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर करना है और अपने एग्ज़ाम में एज इट इज़ आपको लिख के आना है। जो आंसर है काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट आंसर है, और आपको अगर आपने इस क्वेश्चन के आंसर को अपने एग्ज़ाम में लिख दिया तो आप डेफिनेटली अपने एग्ज़ाम में अच्छा ही स्कोर करोगे, ये मेरी गारंटी है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, कुछ इस तरीके से आपके एग्ज़ाम में सेकंड टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप इस क्वेश्चन को पढ़ते हो तो आप एक कंक्लूजन पे पहुंचोगे कि इस क्वेश्चन में बेसिकली यही पूछा गया है कि जो नॉवल है उसका सोसाइटी पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, इसके बारे में बताइए, इसके बारे में एलेबोरेट कीजिए। तो इसका जो आंसर है वो आपको इस पीडीएफ के अंदर मिल जाएगा, और जो पीडीएफ का लिंक है वो मैंने आपको अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। क्योंकि टाइम कम है, दैट्स वाई हमें ऐसा करना पड़ रहा है। आई एम रियली सॉरी। आप देख रहे हैं मेरा चैनल बीरे स्टडी पॉइंट, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, ताकि मेरे चैनल पे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं यूनिट सेकंड के बारे में, जिसका नाम है आनंद मठ। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो आनंद मठ नॉवल है ये काफ़ी ज़्यादा फेमस नॉवल है, जिसे लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने, और इसे एक बुक के रूप में पब्लिश किया गया था 1882 में। और मैं आपको बता दूं कि जो आप ये जो सॉन्ग सुनते हो वंदे मातरम, ये भी इसी नॉवल से लिया गया था, जो कि आज के दिन पर, जो कि आज के टाइम पर इंडिया का नेशनल सॉन्ग भी है। तो आगे बढ़ने से पहले चलिए हम जो ऑथर हैं बंकिम चंद्र चटर्जी, इनके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में समझ लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो बंकिम चंद्र चटर्जी है उनका जन्म हुआ था जून 27, 1838 में, बंगाल के अंदर इनका जन्म हुआ था। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि जो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं वो एक बहुत ही एजुकेटेड ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करते थे। और मैं आपको बता दूं कि जो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं उन्होंने 2 बार शादी की थी, यानी कि उनकी 2 वाइफ थी। जो पहली वाइफ थी वो काफ़ी जल्दी उनकी डेथ हो गई थी, और उसके बाद उन्होंने दूसरी मैरिज की, किनके साथ की,
राज लक्ष्मी देवी के साथ उन्होंने दूसरी मैरिज की और उनके टोटल 3 बच्चे हुए थे, 3 डॉटर्स थे। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि जो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं उन्होंने बीए की जो डिग्री है वो 1858 में कंप्लीट की थी और इसके अलावा उन्होंने लॉ की डिग्री की थी 1869 में। और इसके अलावा बंकिम चंद्र चटर्जी हैं उनको फादर ऑफ द मॉडर्न इंडियन फिक्शन कहा जाता है। तो चलिए बात करते हैं इसके स्टोरी के बारे में। तो देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ जो स्टोरी है वो काफ़ी ज़्यादा लेंदी स्टोरी है और उतना टाइम नहीं है, आपका एग्ज़ाम 2 दिन बाद ही है, तो मैं आपको पूरी स्टोरी तो नहीं बता सकता। इसकी जो स्टोरी है वो आपको पीडीएफ के अंदर मिल जाएगी। तो चलिए हम बात करते हैं इसके एग्ज़ाम के बारे में कि एग्ज़ाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो कुछ इस तरीके से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप इन सभी क्वेश्चन को पढ़ते हो तो आप एक कंक्लूजन पहुँचोगे कि इन क्वेश्चन में बेसिकली आपसे यही पूछा रहा है कि जो आनंदमठ स्टोरी है इसमें बेसिकली नेशनलिज्म के बारे में बताया गया है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आनंदमठ के अंदर इन्होंने नेशनलिज्म के बारे में बताया बेसिकली। तो आपके एग्ज़ाम में यही पूछा जाता है कि जो आनंदमठ स्टोरी है उसके अंदर नेशनलिज्म की जो भावना है उसके बारे में बताइए, उसके बारे में डिस्कस कीजिए। तो कुछ इस तरीके से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका भी जो आंसर है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखिए मैं समझ सकता हूँ कि सारे के सारे क्वेश्चन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रहा हूँ मोस्टली, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड, टाइम उतना नहीं है वीडियो बनाने के लिए, दैट्स वाई मुझे ये करना पड़ रहेगा। आपको डिस्क्रिप्शन में सारे के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में से पीडीएफ को डाउनलोड करना है और जल्द से जल्द उसे अच्छे से समझ लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए और आप अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कीजिएगा। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। तो जो नेक्स्ट टाइप का आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसा कि आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस पर बेसिकली आपको शॉर्ट नोट लिखने के लिए कहा जाता है और इसमें आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि जो वंदे मातरम सॉन्ग है उसने किस तरीके से जो नेशनलिज्म की जो भावना है उसको जगाया, इसके बारे में बताइए। तो इसमें बेसिकली यही पूछा गया है कि किस तरीके से इंडियंस को ये जो सॉन्ग है वंदे मातरम इसने मोटिवेट किया, यानी किस तरीके से इंडियंस के अंदर नेशनलिज्म की जो भावना है उसे जगाया। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो आनंदमठ फेमस नॉवल लिखा था इसे लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने और इसी में से जो वंदे मातरम सॉन्ग है उसे लिया गया है, इसी नॉवल से वंदे मातरम सॉन्ग को लिया गया है जो कि आज के टाइम पर इंडिया का नेशनल सॉन्ग है। और मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर इन्होंने नेशनलिज्म की भावना को बताया है और तो और इंडिया को प्रेजेंट किया है एज अ मदर ऑफ इंडिया के रूप में, यानी कि सिंबल ऑफ मदरलैंड के रूप में इन्होंने प्रेजेंट किया है। इसके अलावा इन्होंने इसे एक सिंबल ऑफ डिवोशन और यूनिटी के रूप में प्रेजेंट किया था। तो अपने आंसर में बेसिकली आपको यही बताना है कि ये जो सॉन्ग है ये किस तरीके से सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन और यूनिटी का प्रतीक बना और किस तरीके से इसने लोगों में जागरूकता फैलाई नेशनलिज्म की भावना को लेकर, और किस तरीके से जितने भी जो रिलीजन्स है, जितने भी जो जाति धर्म है उनको एकजुट किया इन्होंने। तो जैसा कि आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से आपको लिखना है अपने एग्ज़ाम में, ये बाकी पॉइंट्स हैं। तो नेक्स्ट यूनिट है यूनिट 3 जिसका नाम है आज़ादी, जिसे लिखा था चमन नहाल ने। और मैं आपको बता दूं कि इसमें सबसे पहले जो स्टोरी है उससे आपको पढ़ना होगा। और इससे पहले सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने इसका इंट्रोडक्शन दिया है कि स्टोरी में आखिर बताया क्या गया है, और इसमें जो लिखा है चमन नहाल ने उनके बारे में भी आपको इंट्रोडक्शन मिलने वाला है। और इसका जो कंप्लीट आंसर है वो आपको इस पीडीएफ के अंदर मिल जाएगा। जो पीडीएफ का लिंक है वो मैंने आपको अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है, आप वहाँ से पीडीएफ को ईजिली डाउनलोड कर सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही, आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।